नमस्कार साथियों, मैं शंभुदयाल शर्मा और आप देख रहे हैं एफपीओ समाचार। हमने जो कल से नई सीरीज स्टार्ट की है, आज उसका पहला दिन है और हम पहला अध्याय शुरू कर रहे हैं, यानी मनुस्मृति की हम आज शुरुआत कर रहे हैं। कल हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ, जिस व्यवस्था की आलोचना हम दशकों से करते आ रहे हैं, उसी व्यवस्था के ढांचे में आज हमारा समाज चल रहा है। क्या होगा अगर नाम बदल गया हो लेकिन ढांचा वही हो? साथियों, और सबसे बड़ी बात, क्या होगा अगर हमने एक ग्रंथ को दोषी ठहरा दिया हो लेकिन उसी प्रणाली को आधुनिक नाम देकर अपनाए रखा हो? सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हमने दोष उस ग्रंथ पर रख दिया हो। तो आज हम शुरू कर रहे हैं इसी पर आधारित एक महत्वपूर्ण अध्ययन। न किसी का समर्थन, न किसी का विरोध, सिर्फ अध्ययन। साथियों, ये पहला अध्याय कोई दंड संहिता नहीं है, यह कोई सजाओं की सूची भी नहीं है। इस अध्याय में हमें सिर्फ 3 बातें मिलती हैं। उन्हें हम कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों के माध्यम से भी समझेंगे और इसकी मुख्य अवधारणा से भी समझेंगे। सबसे पहले सृष्टि की बात कर लेते हैं। मनुस्मृति के अनुसार श्लोक है, इदम तु पूर्व अव्यक्तम, यानी प्रारंभ में जगत अव्यक्त था, अंधकारमय था। और वैज्ञानिक भी दावा करते हैं, आधुनिक विज्ञान भी कहती है कि प्रारंभिक अवस्था ऊर्जा घनत्व की थी, अव्यक्त थी, यानी अंधकारमय थी। तो यहाँ से संदेश साफ है कि आज की विज्ञान और हमारे हजारों साल पुराने वेद एक ही बात कहते हैं, हमारे ग्रंथ एक ही बात कहते हैं। तो यहाँ दोनों बातें मेल खाती हैं। निष्कर्ष बात का है, अभी हम इस ग्रंथ में जो लिखा है उसकी तुलना विज्ञान से भी साथ साथ करते चलेंगे। अब बात करते हैं धर्म के स्रोत की। तो इसमें एक महत्वपूर्ण श्लोक है, वेदोऽयं खिलो धर्म मूलम, यानी ज्ञान परंपरा धर्म का आधार है। आधुनिक समय की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे देश का संविधान, न्याय प्रणाली, नैतिक दर्शन, यह सब भी तो ज्ञान आधारित समाज की घोषणा ही है। मनुस्मृति का सबसे चर्चित श्लोक, जिसका तमाम लोगों ने समय समय पर अन्य अन्य कालों में अपने अपने हिसाब से वर्णन किया और अपने अपने लिए इसका लाभ कमाया। खासकर आधुनिक भारत में, यानी स्वतंत्र भारत में, तो इसका बहुत ही जोर शोर से प्रयोग हो रहा है और तमाम लोग अपने अपने लाभ के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हम किसकी आलोचना नहीं कर रहे, यहाँ तो हम सीधा सीधा वर्णन कर रहे हैं। तो वह श्लोक है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यकृत उरुतदश यद्वेश्य पदभ्याम शूद्रो यजायत। अब इसे शांत मन से समझते हैं। यहाँ जन्म की बात नहीं है, यहाँ कार्य आधारित प्रतीक की बात है। यानी किसी एक शरीर का मुख ज्ञान भी देता है और नीति का भी निर्माण करता है। भुजा यानी शक्ति का संचालन भी करती है और शासन भी कर सकती है। हमारा पेट या जंघा ये एक अर्थतंत्र के रूप में प्रदर्शित किया गया है और पांव जिसे श्रम या आधार के रूप में प्रयोग किया गया है। तो कोई भी शरीर इन 5 के बिना खड़ा नहीं हो सकता, पूर्ण नहीं हो सकता और अपना सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं चला सकता। ये सभी 5 एक दूसरे के पूरक हैं, कोई किसी के बिना पूरा नहीं है। अब साथियों, आधुनिक भारत में इसकी तुलना करते हैं तो आप एक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को देख लीजिए। उनके यहाँ सचिव होते हैं, वह कोई अकेले निर्णय नहीं लेते हैं। उनके पास तमाम सारे सलाहकार होते हैं, सचिव होते हैं, नीति विशेषज्ञ होते हैं। ये सब होता है ज्ञान तंत्र। और फिर इनके पास पुलिस, सेना, सुरक्षा, इस प्रकार का पूरा एक सिस्टम होता है। इसे आप कह सकते हैं शक्ति तंत्र।
फिर साथियों, एक उद्योग होता है, व्यापार होता है, सरकारों में वित्त मंत्रालय होता है, इसे आप अर्थतंत्र कह सकते हैं। और अंत में किसी भी तंत्र में कर्मचारी होते हैं, तमाम सारे सहायक होते हैं, ड्राइवर होते हैं, ये सब होता है सेवा क्षेत्र। आज आप देखते हैं ए ग्रेड की जॉब, बी ग्रेड की जॉब, सी ग्रेड की जॉब, डी ग्रेड की जॉब, ये सब निश्चित किया हुआ है। तो आप सेवा क्षेत्र की बात कर सकते हैं, ये श्रम तंत्र हो गया। अब प्रश्न होता है, क्या ढांचा बदला या नाम बदले? जिस श्लोक को हम पूरा एक विवाद का विषय बना देते हैं, उसमें क्या अलग लिखा हुआ है जो अब नहीं है? नाम ही तो बदल दिया, ढांचा तो वही रहा। यदि आज भी समाज इन्हीं 4 स्तंभों पर चल रहा है, तो फिर प्राचीन मॉडल का विरोध क्यों हुआ? क्या समस्या मॉडल में थी या उसके कठोर और दुरुपयोगी अनुप्रयोग में थी? साथियों, ये बड़ा सवाल है, आप सोचिए इसको। बाकी जैसे जैसे हमारी ये कोशिश आपके सामने आएगी, तो इस प्रकार के तमाम सारे क्वेश्चन जो आपके अंदर पैदा होंगे, उनके जवाब मिलेंगे। अब एक और महत्वपूर्ण बात, कहा जाता है कि पूर्व काल में बहुत सारे अन्याय, अत्याचार गरीब लोगों पर हुए, तमाम लोगों के साथ बहुत सारे दुराचार हुए। मैं पूछता हूं, क्या आज देश के अंदर असमानता नहीं है? क्या आज देश के न्याय में देरी नहीं है? क्या सत्ता का केंद्रीकरण नहीं है? क्या वीआईपी संस्कृत नहीं है देश के अंदर? तो क्या यह कहना उचित होगा कि आज सब न्यायपूर्ण चल रहा है? बस यही कह सकते हैं आज कि आज सब कुछ सिद्धांत के रूप में चल रहा है। समान अवसर की घोषणा है सभी के लिए, कार्यान्वयन अपने अपने तरीके से हो सकता है। साथियों, कार्य विभाजन की बात करता है, अलग अलग प्रकार के कार्य। तो कोई भी कार्य हो, कार्य खुद अपने आप में विभाजन की बात करता है। यह नहीं कहता कि अवसर स्थायी रूप से बंद कर दो। इसको गहराई से समझिए, कार्य ही विभाजन की बात करता है। वह यह नहीं कहता कि इसे स्थायी रूप से बंद कर दो। समस्या तब आई जब सामाजिक जड़ता और जन्म आधारित स्थायित्व जोड़ दिया गया। समझिए इस बात को गहराई से। कार्य तो कोई न कोई करेगा ही। जब इस धरती के महानुभावों ने इसे जन्म से जोड़ दिया, तब असली समस्या आई। हमारे वेद पुराणों में जन्म का उल्लेख नहीं है। जब सामाजिक जड़ता और जन्म आधारित स्थायित्व जुड़ गया, यह साथियों ऐतिहासिक प्रक्रिया बन गया। ग्रंथों का प्रारंभिक दार्शनिक प्रस्ताव नहीं है। एक और है साथियों, एक श्लोक इसमें महत्वपूर्ण श्लोक है, उसमें धर्म के 4 स्रोत बताए गए हैं। वेदः स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रिय मात्मनः। यहां सदाचार समाज का व्यवहार भी धर्म का स्रोत है, अर्थात परिवर्तन संभव है। यह साफ किया गया। यह अत्यंत आधुनिक विचार है। अब साथियों, इससे हम 21वीं सदी के लिए कुछ सीख ले सकते हैं, और वो हो सकती है हम उसे 5 सिद्धांत में समझ सकते हैं। संसार में किसी भी समाज को संरचना चाहिए, ज्ञान और नीति का महत्व चाहिए, शक्ति का अनुशासन चाहिए और अर्थतंत्र की भूमिका चाहिए।
साथ ही इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, श्रम का आधारभूत सम्मान हो। तो क्या यह गलत है? यदि नहीं, तो फिर पूर्व में मनुस्मृति में कही गई इन्हीं बातों का थोड़ा सा अलग नाम से उनका विरोध क्यों हुआ? अब इसके भी 3 कारण हमने समझे हैं। चयनात्मक उद्धरण, लोगों ने अपने अपने हिसाब से कुछ शब्दों का चयन किया और अपने लाभ के लिए उनको लोगों के सामने परोस दिया। दूसरी एक और बात, ऐतिहासिक दुरुपयोग। इतिहास में तमाम लोगों ने इसका दुरुपयोग किया। जैसे हमारे देश पर जब मुस्लिम शासन रहा तो उन्होंने अपने हिसाब से इसका दुरुपयोग किया, जब अंग्रेजी शासन रहा तो उन्होंने अपने हिसाब से इसका दुरुपयोग किया, और आज हमारे आज़ाद भारत में इसका राजनीति के रूप में दुरुपयोग किया जा रहा है। अब साथियों बात करते हैं, अगर किसी व्यवस्था में अन्याय हुआ है तो क्या उसका अर्थ यह है कि पूरी व्यवस्था ही अन्यायपूर्ण थी? और यदि आज भी शोषण है तो क्या आज भी पूरी व्यवस्था को भी हम अन्यायपूर्ण कहेंगे? आज हम इस प्रश्न को और गहराई से समझेंगे। शास्त्र का सिद्धांत है वर्ण, जन्म से नहीं, गुण और कर्म से। सबसे पहले यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि मूल ग्रंथों में वर्ण की परिभाषा की गई है, और वह परिभाषा क्या थी? हमारे भगवत गीता ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स। ये अध्याय 4 के श्लोक नंबर 13 में वर्णन है। यहाँ साफ साफ कहा गया है कि 4 वर्णों की व्यवस्था मैंने बनाई, गुण और कर्म के आधार पर। ध्यान दीजिए, विशेष बात, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि 4 वर्णों की व्यवस्था मैंने बनाई है, गुण और कर्म के आधार पर। यहां जन्म का कोई उल्लेख नहीं है। तो पहला सबसे बड़ा प्रश्न, यदि मूल सिद्धांत गुण और कर्म पर था तो फिर यह जन्म आधारित कठोर व्यवस्था कैसे बन गई और कब बन गई? क्या शास्त्र आदर्श बताते हैं या व्यवहार? यह एक सबसे बड़ा प्रश्न पैदा होता है। तो किसी भी ग्रंथ को समझते समय एक बात याद रखनी चाहिए, शास्त्र आदर्श बताते हैं, व्यवहार मनुष्य गढ़ता है। जैसे आज संविधान आदर्श देता है, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, ये हमारे संविधान के आदर्श हैं। और क्या हर व्यक्ति को वास्तविक न्याय मिल रहा है? आज भी देश की अदालतों में करोड़ों केस लंबित हैं। आज भी गरीब न्याय के लिए वर्षों संघर्ष कर रहा है। आज भी गरीब न्याय के लिए आज भी प्रभावशाली व्यक्ति संसाधनों का अधिक लाभ लेता है। तो क्या आज इसका अर्थ यह हुआ कि संविधान गलत है? यह समस्या उसके क्रियान्वयन में है, संविधान में नहीं। ठीक यही प्रश्न प्राचीन व्यवस्था पर भी लागू होता है। अब तमाम सारे श्लोक हमने देखे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चर्चित और वर्णित श्लोक था, जिसका बहुत सारे लोगों ने अपने लिए दुरुपयोग के रूप में प्रयोग किया, ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहुराजन्यकृत उरूतदस्त यद्वेश पदभ्या शूद्रो अजायत। यह श्लोक ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से लिया गया है। यह समाज को एक विराट पुरुष के रूप में देखा गया है ऋग्वेद में, यानी मुख को ज्ञान के रूप में देखा गया है, भुजाओं को शक्ति के रूप में देखा गया है, जंघा पेट को अर्थव्यवस्था के रूप में देखा गया है, और पांव को सेवा के रूप में देखा गया है।
यह एक ऑर्गेनिक मॉडल है जहां समाज एक शरीर है। अब जरा सोचिए, क्या शरीर का कोई अंग कम महत्वपूर्ण हो? यदि पैर न हो तो क्या कोई व्यक्ति खड़ा हो सकता है, चल सकता है, अपने कार्यों को आसानी से कर सकता है? यदि पेट न हो तो क्या शरीर जीवित रह सकता है? तमाम सारे शारीरिक प्रक्रिया के जो काम हैं वो हो सकते हैं। यदि भुजाएं न हो तो क्या अपनी रक्षा की जा सकती है, अपने खुद के जरूरी काम किए जा सकते हैं? यदि मुख न हो तो क्या दिशा दी जा सकती है? क्योंकि मुख से ही तो दिशा मिलती है। तो मूल संरचना में किसी अंग को हीन नहीं कहा गया है। इसका अर्थ समझिए, मूल संरचना में किसी भी संरचना को, यदि अंग को हीन नहीं कहा गया है, यानी कमजोर नहीं कहा गया है, उसके बिना कोई काम चल सकता है, ऐसा नहीं कहा गया है। अब आधुनिक उदाहरण में समझिए, क्या सच में वर्ण समाप्त हो गया है? आज जो हमने चर्चा की अभी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तमाम सारे नेता, विधायक, सांसद, शासन प्रशासन में जुड़े हुए तमाम सारे लोग, उनके सलाहकार होते हैं जो ज्ञान देते हैं। उनका शक्ति के रूप में जो लोग होते हैं वो सुरक्षा बल होते हैं, उनको सिक्योरिटी देते हैं। उद्योगपति, व्यापार वो खुद होते हैं या उनके नज़दीक लोग होते हैं तो वो अर्थ का काम करते हैं, और उनके कर्मचारी, ड्राइवर, स्टाफ सेवा का काम करते हैं। तो क्या चार स्तरीय संरचना आज भी नहीं है? आज इसे वर्ण नहीं कहा जाता, इसे प्रशासनिक ढांचा कहा जाता है। तो प्रश्न यह नहीं कि संरचना है या नहीं, प्रश्न यह है कि क्या हम संरचना से समस्या रखते हैं या उसके दुरुपयोग से समस्या रखते हैं। सामाजिक अन्याय तब और अब कितना था, इसको गहराई से समझते हैं साथियों, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। प्राचीन काल में सामाजिक अन्याय हुआ, हमने तमाम सारे लोगों के माध्यम से, तमाम सारे नेताओं के माध्यम से, तमाम सारे महापुरुषों के माध्यम से सुना। हो सकता है हुआ होगा, इतिहास में कठोरताएं आई हों, हो सकता है, पर मैं आज की बात करता हूं क्योंकि हम आज में हैं। क्या आज शोषण समाप्त हो गया है? क्या आज आर्थिक असमानता नहीं है? क्या आज सामान्य वर्ग में या तमाम सारे वर्गों में या तमाम सारी जातियों में गरीबी नहीं है? क्या जाति से परे भ्रष्टाचार नहीं है? क्या प्रभावशाली वर्ग संसाधनों पर कब्जा किए नहीं बैठा है? हर जाति, वर्ग, विशेष धर्म में आप चले जाइए, तमाम सारे प्रभावशाली लोग ही सरकार की तमाम सारी नीतियों का, तमाम सारे संसाधनों का लाभ उठा रहे हैं। और उसी वर्ग, उसी जाति, उसी धर्म, उसी विशेष के लोग जो गरीब हैं, वो बेचारे आज से 70 साल पहले की बात हो, चाहे आज की बात हो, चाहे 200 साल पहले की बात हो या 500 साल पहले की बात हो या 10,000 साल पहले की बात हो, गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है। गरीब की कोई जाति नहीं होती, वो हर जाति में गरीब है, हर जाति में पीड़ित है, हर जाति में परेशान है, और वो हमेशा रहा है, आज भी है। 70 साल बीत जाने के बाद, तमाम सारी व्यवस्थाएं, तमाम सारी सिस्टम हो जाने के बाद भी गरीब के लिए कुछ नहीं। तो साथियों, क्या हम आज की प्रणाली को अस्वीकार कर देंगे या सुधार की बात करेंगे? ये सबसे बड़ी समस्या है। इसके भी सवाल आपके बीच हैं और जवाब आपको सोचना है। आगे हम इस विषय पर बहुत सारी बातें अभी करेंगे, अभी हमारे बहुत सारे एपिसोड आएंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत बड़ा ज्ञान इसके माध्यम से जरूर मिलेगा। साथियों, अब सुधार की बात करते हैं। समस्या वर्ण शब्द से है या सत्ता से? यहां एक गहरी बात समझनी होगी। वर्ण शब्द सुनते ही भावनाएं उभरती हैं, पर क्या आज सत्ता संरचना में बदल गई है? आज भी नीति निर्माता, प्रशासनिक अधिकारी, कारोबारी वर्ग, श्रमिक वर्ग सभी हैं
फर्क सिर्फ शब्दों का है। तो विरोध क्यों हुआ? क्यों इसका इतना बड़ा विरोध किया गया और क्यों इसको समाज के बीच में एक जहर के रूप में घोल दिया गया? यदि व्यवस्था अब सबसे बड़ा प्रश्न, यदि व्यवस्था संरचनात्मक रूप से आज भी मौजूद है तो फिर विरोध क्यों हुआ? इसके संभावित कारण जो मैंने समझे हैं इतना सब कुछ अध्ययन करने के बाद, साथियों, लोगों ने जन्म आधारित कठोरता का विरोध हमेशा किया है, लेकिन अब यह व्यवस्था लाभ की व्यवस्था बन गई है तो अब इसको आदमी, कोई भी व्यक्ति अपने लिए अधिकार समझता है। सामाजिक गतिशीलता की कमी हमेशा रही है और आज भी मौजूद है। ऐतिहासिक अन्याय की स्मृति आज भी बरकरार है और सबसे बड़ा जो कारण है, जो मैंने अब तक समझा है, वो है साथियों राजनीतिक लाभ का। स्वतंत्र भारत में इसको एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है और ब्रिटिश काल में इसको एक सिस्टम के रूप में प्रयोग किया गया और मुगल कालीन शासन में इसको एक सिद्धांत के रूप में प्रयोग किया गया और सभी का असली दुरुपयोग समाज के बीच में लोगों को तोड़कर बांट कर रखने के लिए हुआ। तो क्या प्राचीन व्यवस्था पूर्ण थी? मैं कहता हूं कोई भी मानवीय व्यवस्था पूर्ण नहीं हो सकती। न आज की व्यवस्था पूर्ण है, न प्राचीन व्यवस्था पूर्ण थी। तो क्या आधुनिक व्यवस्था? बिल्कुल नहीं। तो साथियों, बुद्धिमत्ता इसी में है कि सिद्धांत को समझिए, त्रुटियों को स्वीकारना सीखिए और सुधार करना सीखिए। अब असली प्रश्न पर आते हैं, वर्ण व्यवस्था अच्छी थी या बुरी? क्या समाज में कार्य विभाजन आवश्यक है? क्या हर समाज में नेतृत्व, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और श्रम की भूमिका रहेगी? क्या हम भूमिकाओं का सम्मान समान होना चाहिए? क्या इन भूमिकाओं का सम्मान समान होना चाहिए? यदि इन सभी के उत्तर हाँ हैं तो फिर हमें शब्दों की लड़ाई से ऊपर उठकर सिद्धांत की गहराई में जाना होगा। साथियों, अब मैं कोई श्लोक नहीं पढ़ूंगा, अब मैं कोई ऐतिहासिक घटना भी नहीं दोहराऊंगा। अब मैं केवल एक सीधा प्रश्न करूंगा, यदि प्राचीन काल की व्यवस्थाएं गलत थीं तो आधुनिक व्यवस्था में वही संरचना क्यों जीवित है? असली टकराव विचार बनाम राजनीति है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि कई बार इतिहास का मूल्यांकन बौद्धिक आधार पर नहीं बल्कि राजनीतिक आधार पर किया जाता है। एक शब्द चुन लिया जाता है और उसे प्रतीक बना दिया जाता है और वो शब्द है वर्ण शब्द। भावनात्मक प्रतिक्रिया पैदा करता है लेकिन प्रशासनिक ढांचा तटस्थ लगता है। संरचना एक जैसी, शब्द अलग अलग। तो साथियों, क्या विरोध सिद्धांत का था या उस शब्द का जिसे राजनीति ने संवेदनशील बना दिया? आधुनिक वीआईपी संस्कृति आप देखते हैं, नए रूप का पुराना ढांचा। आज लोकतंत्र है, पर आज एक राज्य में कितने विशेषाधिकार प्राप्त लोग हैं? देखिए, गिनिए। मंत्री, सांसद, विधायक, उच्च अधिकारी, राजनीतिक सलाहकार, उद्योगपति, इन सबके पास सुरक्षा तंत्र है, निजी स्टाफ है, संसाधनों तक सीधे पहुंच है। और दूसरी ओर कर्मचारी वर्ग, श्रमिक वर्ग, ड्राइवर, सहायक, वेतनभोगी। तो क्या यह 4 स्तरीय संरचना नहीं है? आज इसे क्लास सिस्टम कह दिया गया है, सामाजिक आर्थिक वर्ग कह दिया गया है, पर वास्तविकता वही है।
हर समाज में भूमिका आधारित विभाजन रहेगा, हर समय पर रहेगा। अब फिर एक बड़ा प्रश्न निकल कर आता है, फिर विरोध क्यों हुआ? यह आपको गहराई से सोचना होगा। विरोध तब तीखा होता है जब व्यवस्था कठोर हो जाती है, गतिशीलता रुक जाती है, अवसर सीमित हो जाते हैं और सम्मान असमान हो जाता है। तो क्या समस्या विभाजन से थी या अवसर की कमी से हुई? यदि आज भी अवसर सीमित हैं, यदि आज भी प्रभावशाली परिवार पीढ़ियों तक सत्ता में हैं, यदि आज भी संसाधन समान रूप से वितरित नहीं हैं, तो क्या हम आधुनिक व्यवस्था को भी उतनी ही कठोर आलोचना का विषय बना सकते हैं या बना रहे हैं? साथियों, आलोचना चयनात्मक है। अक्सर कहा जाता है अन्याय तब हुआ। यह वाक्य अक्सर क्यों कहा जाता है? अन्याय आज हो रहा है, आज भी हो रहा है और हर युग में हुआ है, यह क्यों नहीं समझा जाता? उस समय सामाजिक अन्याय हुआ, आज क्या अन्याय नहीं है? आज आर्थिक असमानता गहरी है, न्यायिक प्रक्रिया लंबी है, प्रभावशाली व्यक्ति संसाधनों तक जल्दी पहुंचता है और गरीब को संघर्ष अधिक करना पड़ता है। तो क्या यह जाति आधारित है या आर्थिक और सत्ता पर आधारित है? यदि आज उत्पीड़न है तो क्या हम इसे भी आधुनिक अन्याय कहेंगे या हम केवल इतिहास को दोष देकर संतुष्ट हो जाएंगे? अब साथियों, किसी भी प्राचीन ग्रंथ को समझने के लिए उसका काल समझना पड़ता है, उसकी परिस्थिति समझनी पड़ती है, उसकी भाषा के प्रतीक समझने पड़ते हैं। पर हमने क्या किया? कुछ उदाहरण लिए, कुछ उदाहरण लिए और पूरी परंपरा को एक ही रंग में रंग दिया। यह बौद्धिक ईमानदारी नहीं है, यह चालाकी है, यह क्रूरता है। अपने लाभ के लिए पूरे संसार को, पूरी समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया और परेशान कर दिया। साथियों, अंतिम निष्कर्ष व्यवस्था नहीं, मानसिकता बदलनी होगी। अब मैं स्पष्ट कहता हूं, कार्य विभाजन प्रकृति है। शक्ति संरचना हर समाज में होगी, नेतृत्व और श्रम दोनों आवश्यक हैं। समस्या तब पैदा होती है जब भूमिका सम्मान से वंचित हो, अवसर बंद कर दिए जाएं, सत्ता जवाबदेह न हो। तो सुधार का मार्ग क्या है? जन्म आधारित भेद को समाप्त किया जाए, अवसर समान किए जाएं, हर भूमिका को गरिमा दी जाए और इतिहास को शत्रु नहीं शिक्षक माना जाए। निर्णायक सम्मान। साथियों, अब मैं आपके सामने आग्रह नहीं करूंगा, अब मैं आपके सामने चुनौती रखता हूं। यदि आपको लगता है कि व्यवस्था आज भी मौजूद है, नाम बदलने से ढांचा नहीं, आलोचना संतुलित होनी चाहिए, तो इस विषय पर भावनाओं से नहीं, अध्ययन से जुड़िए। कमेंट में लिखिए, सिस्टम बदला या शब्द बदले। यदि आप चाहते हैं कि हम अगले अध्याय में जन्म बनाम कर्म के ऐतिहासिक प्रमाणों पर चर्चा करें, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह विमर्श केवल नारे से नहीं, तर्क से भी आगे बढ़ना चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह श्रृंखला समर्थन या विरोध की नहीं, समझ की है। इतिहास को जलाने से भविष्य उज्जवल नहीं होता, उसे समझने से होता है। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।